हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 4 को। दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिनमें से प्रत्येक डिब्बा में जो है वो 10 पेंसिल है और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दी, तो उसका कुल विक्रय मूल्य कितना है। एक दुकानदार जो है वो 10 पेंसिल का डिब्बा खरीदता है कि 10 पेंसिल का डिब्बा खरीदता है 100 रुपये में, यानी कि वो 100 पेंसिल खरीद रहा है, वो खरीद रहा है 100 रुपये में। तो एक पेंसिल कितना में खरीदेगा, एक पेंसिल खरीदेगा वो 1 रुपये में। इसमें कि बोल रहा है कि प्रत्येक पेंसिल को वो 12% के लाभ पर बेच देता है। इनका सीपी इसका हो गया 1 रुपया और एसपी कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 1 रुपया का 120 बटे में 100, यानी कि 1.2 रुपया इसका हो जाएगा। एक पेंसिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कुल विक्रय मूल्य पूछा है तो टोटल विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा, टोटल एसपी यानी कि हो जाएगा 1.2 गुने में 100 गुने में 100, यानी कि ये हो जाएगा 1200 रुपया। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर में 4/5 है तो sec थीटा प्लस का cosec थीटा का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ से दिया है cos थीटा का मान दिया है 4/5। यानी कि cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cos थीटा बराबर में होता है आधार बटे में कर्ण, यानी कि ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। यहाँ से लंब निकाल लेंगे, लंब हो जाएगा 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रिपलेट होता है, यानी कि 3 4 5 यार एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, यहाँ से आ गया लंब 3। अब पूछा है सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि सेक थीटा और प्लस का कॉसेक थीटा। और सेक थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, इसका होता है कर्ण बटे में आधार, और कॉसेक थीटा क्या होता है, यह होता है कर्ण बटे में लंब। यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा कर्ण कितना है, कर्ण है 5 और आधार कितना है 4 है, और प्लस का हो जाएगा 5/3। इनका एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 4 12 यानी कि 3 5 15, और प्लस का हो जाएगा ये 3 चौके 12 यानी कि 5 चौके 20, यानी कि हमारा यहाँ से आ जाएगा 20 और 15 यानी कि 35/12। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 11,7 10 13 9 का मानक विचलन क्या है। तो दोस्तों, मानक विचलन निकालने के लिए पहले दोस्तों इन सभी का हम लोग माध्य निकाल देंगे, यानी कि माध्य बराबर में हो जाता है टोटल संख्या का योग और बटा में होता है टोटल संख्या। टोटल संख्या का योग कितना हो जाएगा, 11 प्लस का 7 प्लस का 10 प्लस का 13 और प्लस का 9, और बटा में टोटल संख्या कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5। इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 11 7 18 18 10 28 28 और 3 31 और 10 41 और 9 50, यानी कि 50/5, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 10। तो अब दोस्तों इसका मानक विचलन निकाल लेंगे, कि मानक विचलन बराबर में होता है अंडर रूट का 10 माइनस का 11 का स्क्वायर, और प्लस का होता है 10 माइनस 7 का स्क्वायर, और प्लस का होता है 10 माइनस 10 का स्क्वायर, और प्लस का 10 माइनस 13 का स्क्वायर, और प्लस का 10 माइनस 9 का स्क्वायर, और टोटल का बटा क्या हो जाएगा, कितना है हमारा संख्या, यानी कि 5। ये सब रूट में हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा मानक विचलन, यानी कि मानक विचलन बराबर हो जाएगा 10 में से एक जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 10 माइनस 7 का
स्क्वायर यानी कि तितरी के 9 और प्लस का हो जाएगा 10 माइनस 10 का स्क्वायर यानी 0 और 10 माइनस 13 का स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस का हो जाएगा 10 माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि 1 और बटे में हो जाएगा 5 और ये सबका वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 9 9 18 18 और 2 20 20 बटे में 5 रूट का यानी कि अंडर रूट का 4 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, यानी कि हमारा मानक विचलन जो आ गया वह 2 आ गया, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मानक विचलन निकालने का सबसे आसान तरीका है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2012 से 2013 के दौरान किन दो कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है। 2012 और 2013 के दौरान जो कंपनी वृद्धि दर्शाई है वो है 95 से 85 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा, और ये 150 से 140 ये भी नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा 125 से 130, ये 12 से 13 में हो गया, और ये एक और हो गया C4 100 से 110, यानी कि C3 और C4 जो है वो दो कंपनियां ऐसी है जो वृद्धि को दर्शाई है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है C2 की वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री जो है उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितना ज्यादा है। तो C2 के 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री कितनी है, वह है C2 के 2012-2014 यानी कि 150 और 155। C2 की कुल बिक्री जो है वह है 150 और प्लस का 155, ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 और 5 5 10, 2 और 1 3, 305 C2 की है। और पूछा है C3 की उन्हीं वर्षों के लिए यानी कि 2012 और 2014 के लिए। तो 2012 में कितना है 125 और 135, क्योंकि C3 का जो है वो 135 और 125 है। इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 25 और 5 30 से 30 60 यानी कि 260 है। तो प्रतिशत पूछा है यानी कि C3 से प्रतिशत कितना है, ये ज़्यादा कितना है C3 से, यह है 5 और 10 में 6 हो जाएगा 4 यानी कि 45 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है तो 260 से, यह प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा 5 9 45 और ये 5 25 और 5 दूनी 10 यानी कि 9 बटे में 52, और यहाँ से हो जाएगा गुने में 100 क्योंकि प्रतिशत लगा है, ये हमारा टोटल हो जाएगा 900 बटे में 52, यानी कि ये कट छट के कितना आ जाएगा दोस्तों, ये कट छट कर आ जाएगा 17.30%, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना है। तो दोस्तों यहाँ से C1 में कितना है 2012 और 2013 में, यह है 85 और प्लस 110 है। ठीक है, और C4 का कितना है, C4 का है 2012 और 13 में यह है 95 प्लस का 100, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा C1 बटा में C4, तो C1 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 195 और बटा में ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 195, क्योंकि C1 अनुपात C4 का कितना आ गया, अनुपात 1 का गया, इसलिए ऑप्शन ए का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ये कोई त्रिभुज है दो ठो, जिसमें कि दिया है यदि LMN और UVW जो है वो समरूप त्रिभुज है तो एस का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब त्रिभुज समरूप होता है यानी कि त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज UWV है, तो इनके भुजाओं का अनुपात जो हो जाएगा वो आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा MN बटे में हो जाएगा WB और बराबर में हो जाएगा LM और बटे में हो जाएगा UV। जैसे MN कितना है, MN है हमारा 32 यानी कि 32 और बटे में WB कितना है, यह है 28 है, और बराबर में हो जाएगा LM यानी कि S और बटा में UV कितना है, यह है 7, ये दोस्तों कट जाएगा 7 चौक 28 और ये 4 बटे 32, एस का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से हमारा एस का मान आ गया 8, इसलिए ऑप्शन सी का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं और उसका आंतरिक कोण कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है वह होता है n-2 इंटू का 180 डिग्री और बटे में होता है n। यहाँ से n क्या है, भुजाओं की संख्या है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है, 9 है, क्योंकि 9 - 2 इंटू में 180 और बटे में हो जाएगा 9, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा, 7 गुने में 180 और बटे में हो जाएगा 9। ये 9 दूनी 18 इनकी 20 नवा 180, यहाँ से आ गया कितना हमारा 140, यानी कि बहुभुज के आंतरिक कोण का मान जो है ये 140 डिग्री है। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। पहला प्रस्ताव जो है ए में, एक वस्तु जो है वो 599 रुपये में खरीदा और एक मुफ्त पाया, और दूसरा प्रस्ताव है बी में कि एक वस्तु 999 में खरीदा और दूसरी पर 50% की छूट पाया, यानी कि ए का जो है क्रय मूल्य वो कितना है, वो 1599 रुपया है, और बी में जो है क्रय मूल्य ये कितना है, 999 एक वस्तु पर मिल रहा है और दूसरे वस्तु पर 50% की छूट पा रहा है, क्योंकि 999 का 50% की बट्टे में 2, यहाँ से कितना हो जाएगा सीपी बी का सीपी हो जाएगा 999 और प्लस को हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ये 5 दूनी 10, क्योंकि इसका अगर सीपी देखें तो ये हो जाएगा 1 का 5, 9 9 18 के 8 हासिल 1, 10 और 9 19 के 9 हासिल 1, 9 4 13 1, यानी कि 1498.5 रुपया जो सीपी है वो बी का है, यानी कि ए जो है वो बी से महंगा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 18 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, न्यूनतम संख्या है, तो जब भी न्यूनतम संख्या बोल देगा तो हम क्या सिखाएंगे दोस्तों कि उन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, क्योंकि 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 90, यानी कि इन सभी के एलसीएम जो आ गया वो 90 आ गया। तो बोला है तो वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 18 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 रहता है, यानी कि अगर यहाँ पर 6 जोड़कर यानी कि 96 हो जाता तो वह प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 देता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 4, x, 2x, 32 समान अनुपात में है तो x इनमें से किसके बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है 4:x और समान अनुपात दिया है 2x:32, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/x बराबर में 2x/32, यहाँ से कट जाएगा ये 2 दूनी 4, इसको 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² बराबर में 32 दूनी 64, क्योंकि x का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा दोस्तों कितना का 64, यानी कि 8, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 16 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के 30 किलोग्राम गेहूं को और 20 किलोग्राम गेहूं जिसका मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम है के साथ मिलाता है, वह यह मिश्रण को 20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, तो उसका लाभ निम्नलिखित में से कितना होगा। तो पहले हम लोग इसका सीपी निकाल लेते हैं, यानी कि पहला सीपी कितना हो जाएगा, पहला सीपी है 30 केजी गेहूं खरीदता है कितने के हिसाब से, 16 के हिसाब से, इसका हो जाएगा 16 तिया 48 यानी कि 480 रुपया। और दूसरे का सीपी देखें तो ये कितना हो जाएगा, 20 केजी गेहूं खरीदता है, इसका मूल्य जो है वो 18 रुपया है, यानी कि 20 गुने में हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 360 रुपया। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 8 6 14 4 3 7 और 1 8, इसका टोटल सीपी जो आ गया वो 840 रुपया है। और फिर बोल रहा है कि वो सभी मिश्रण को 20 किलोग्राम प्रति दर से बेचता है, ये टोटल कितना हो जाएगा इसका एसपी हो जाएगा, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा
30 kg पहले है और 20 kg बाद में, 30 20 50, और इस मिश्रण को बेच रहा है 18 रुपये प्रति kg की दर से, यानी कि 18 5 90, ये हो जाएगा 900 रुपया इसका जो हो जाएगा वो SP हो जाएगा। इसका लाभ कितना हो जाएगा? इसका लाभ हो जाएगा SP माइनस CP, प्रॉफिट बराबर में हो जाएगा SP कितना है 900 और माइनस का हो जाएगा 840, यानी कि ऐसा प्रॉफिट यहाँ से आ जाएगा हमारा 160 रुपया। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी दो पात्रों में स्पिरिट और पानी क्रमशः 7:2 और 7:4 का अनुपात में भरे हुए हैं। पात्र जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात जो है 2:1 है, तो यह किस अनुपात में मिलाए जाते हैं? इसको बनाएंगे एलिगेशन मेथड से, यानी कि पहले में स्पिरिट कितना है? पहले में स्पिरिट है 7, यानी कि 7 और टोटल मिश्रण कितना है 7 और 2 9 है, और दूसरे में कितना है? ये इसमें भी 7 है और टोटल मिश्रण कितना है इसमें 7 4 11, और मिलाना कितना में है 2/3 में मिलाना है। इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 2/3 माइनस का 7/11, और ये हो जाएगा 7/9 और माइनस का हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 9 एलसीएम, किसका हो जाएगा 9, यानी कि 7 माइनस का 6, यानी कि 1/9 इसका हो गया, और इसके कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 11 या 33, यानी कि 11 दूनी 22 और माइनस का 17 21, तो इसका आ जाएगा दोस्तों हमारा 1/33। अनुपात में कितना आ गया? यह आ गया 1/33 और अनुपात में आ गया 1/9। इसको तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, यानी कि 9:33 में यह जो मिश्रण मिलाया जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी 3 के 9 और 11 या 33, ये मिश्रण जो है वो 3:11 के मिश्रण में मिलाया जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पी और क्यू एक कार्य को 15 दिन में, क्यू और आर 12 दिन में तथा आर और पी 20 दिन में कर सकते हैं। आर को अकेले वही कार्य करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? यानी कि पी और क्यू मिलकर यह कार्य को कर रहे हैं 15 दिन में, और क्यू और आर मिलकर यह कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में, और आर और पी मिलकर यही कार्य जो कर रहे हैं वह 20 दिन में कर रहे हैं। इन सभी के कार्य निकाल लेते हैं, तो इन सभी का कार्य हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा इन सभी के एलसीएम यानी कि 60। तो पी और क्यू मिलकर कितना करेंगे? 15 चौके 60 और क्यू और आर 12 5 60 और आर और पी 20 तिहाई 60। इन सभी को जोड़ देंगे, इसका हो जाएगा 2 इंटू में पी प्लस क्यू प्लस आर, और यही मिलकर कर रहे हैं सब 5 या 9 3 12, यानी कि पी और प्लस क्यू प्लस आर का क्षमता आ जाएगा 6 दूनी 12। तो पूछा है किसका? पूछा है आर का, तो आर किस में नहीं है? आर है पी प्लस क्यू में जो है वह आर नहीं है, यानी कि पी प्लस क्यू को घटा देंगे तो आर निकल जाएगा। तो पी प्लस क्यू कितना कर रहे हैं? 4 यूनिट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कर रहे हैं 4, तो आर कितना करेगा? ये करेगा 2, क्योंकि तीनों का क्षमता जो है वह 6 है, यानी कि 2 बराबर में यहाँ से निकल जाएगा 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी कि आर को अकेले वहीं कार्य करने के लिए 30 दिनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30 मीटर ऊंची एक टावर के शीर्ष से टावर के विपरीत दिशा में 2 बिंदु का अंतर 60 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाते हैं। यदि बिंदु और टावर एक ही रेखा में हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इनमें से क्या है? देखिए, एक 30 मीटर ऊंची टावर है और टावर के शीर्ष से टावर के विपरीत दिशा में 2 बिंदु क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री कोण बना रहे हैं। ये बना रहा है 60 डिग्री का और ये बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 60 के सामने वाला जो भुजा होता है वह √3 होता है और नीचे वाला 1 होता है, और 45 का ये 1 होता है और यह भी 1 होता है। यहाँ से √3 गुना है, इसको √3 गुना होना पड़ेगा। √3 का मान दिया है 30, √3 बराबर में दिया है 30, तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 10√3। तब बोला है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये कितना है? यह है √3 + 1 है,
यानी कि √3 + 1 है। यहाँ से √3 + 1 निकाल लेंगे। √3 + 1 बराबर में हो जाएगा 10√3 इंटू में √3 + 1, यानी कि यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 10 30 और प्लस में 10√3, यानी कि अगर यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 प्लस का √3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है x⁴ माइनस का 2a(x⁴3) और प्लस का x² - 4 का एक गुणनखंड x+1 है तो a इनमें से किसके बराबर है, यानी कि x+1 जो है वो इतना का गुणनखंड है तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। x का मान यहाँ से आ जाएगा -1, तो इसमें भर देंगे। यहाँ से हो जाएगा a⁴ और माइनस का हो जाएगा 2a इंटू का -1 का क्यूब और प्लस में हो जाएगा -1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4 यानी कि 0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा a⁴ यानी कि 1 और माइनस का हो जाएगा ये माइनस का 1 क्यों यानी कि माइनस और माइनस से गुने माइनस यानी कि प्लस 2a और प्लस का हो जाएगा 1 और माइनस का 4 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से 1 और 1 2 यानी कि 2a प्लस का 2 माइनस का 4 बराबर में 0, क्योंकि 2a - 2 बराबर में 0। यहाँ से 2a का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि a का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है k का वह मान जिसमें 3x² - 2x + 3 के बराबर में 0 का समान मूल्य है तो क्या है, यानी k का मान क्या है। तो जब मूल समान रहेगा यानी कि मूल जो समान रहेगा तो t बराबर में यहाँ से 0 हो जाएगा। d बराबर होता क्या है, d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ से दिया है a का मान 3 और b का मान दिया है -2 और c का मान दिया है प्लस का 3k। यहाँ से भर देते हैं क्योंकि d बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4, a का कितना है 3 है और c का कितना है 3k है। यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर में -2 का स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस का हो जाएगा 3 9 चौके 36k। यहाँ से 36k बराबर में हो जाएगा 4, के बराबर यहाँ से आ जाएगा 4/36 यानी कि 1/9। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।